हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में ले ली थी और इस चैप्टर से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिप एंड पियादसी। हमें क्या बता रखा है, अराउंड 1830s एक ऑफिसर थे, एक इंग्लिश ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी की मिंट में काम करते थे। ठीक है, 1830s के अराउंड एक इंग्लिश ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडियन कंपनी की मिंट में काम किया करते थे। ठीक है, उनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप जो थे वो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑफिसर थे बहुत बड़े। मिंट क्या होती है? मिंट होती है जहाँ पर खुदाई का काम चलता है। ठीक है, तो उसके एक ऑफिसर थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप। उनको दो भाषाएं आती थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी दो एंशियंट लैंग्वेजेस है, ये इनको आती थी। मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं या ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, ब्राह्मी और खरोष्टी की। He understand that one name was separate in the Indian history, that was पियादसी। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, प्रिंसिप ने जब जो हमारा पहला एम्पायर जो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या होता है कि मिंट में खुदाई के समय जेम्स प्रिंसिप को बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और जेम्स प्रिंसिप को ब्राह्मी और खरोष्टी तो आती ही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनको एविडेंसेस मिल रहे हैं पुराने समय से रिलेटेड, उसमें क्या है, एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है जिसका नाम है पियादसी। ठीक है, पियादसी। पियादसी का मतलब क्या होता है? लव्ड बाय गॉड, मतलब जिसको भगवान भी प्यार करें, दैट इज पियादसी। ठीक है, अब ये वर्ड जो है रूलर जो थे उस समय के मॉडर्न एम्पायर के, जिसका नाम था अशोका, उसके लिए बार बार यूज़ किया जा रहा था। ये बाद में चलकर पता चलता है प्रिंसिप जो हमारे जेम्स प्रिंसिप होते हैं। Thus people started reading inscriptions and came to know about the various kings। इसी समय के दौरान जो ब्राह्मी और खरोष्टी के बहुत सारे एविडेंसेस थे जो लिखे हुए थे ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में, उन सबको पढ़ा गया, उन सबको डिसाइफर किया गया और पियादसी से ये पता लगाया गया कि पियादसी वर्ड अशोका रूलर के लिए यूज़ किया गया है और बहुत सारे नए राजा महाराजाओं के बारे में हमें इन इंस्क्रिप्शंस और इन जो भी हमें टेक्स्ट मिले उन सबसे पता चला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्लीस्ट स्टेट। अर्लीस्ट स्टेट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्लीस्ट स्टेट टॉपिक है द 6th सेंचुरी बीसी इज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी बहुत बार रिपीट होता है कि 6th सेंचुरी बीसी को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नए नए डिफरेंट कारण हैं। पहला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किंगडम्स बनने लगे, बहुत ज़्यादा स्टेट्स बनने लगी, मतलब बहुत सारे राज्य बनने लगे। और नेक्स्ट है, लोगों ने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे पहले आयरन का यूज़ नहीं होता था, लोहे का यूज़ नहीं होता था, जो अब शुरू हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया था, जबकि पहले कॉइन्स जो थे वो एक्सचेंज में नहीं किए जाते थे, बल्कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ग्रोथ ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इस समय में, इसीलिए इनको मोस्ट टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है 6th सेंचुरी बीसी को, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई जो मैंने आपको अभी बताई। हमने ये बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में पढ़ा है कि मतलब जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट हैं वो बहुत पुराने टेक्स्ट हैं। उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड था, यहाँ पर भारत में, इंडिया में 16 स्टेट्स होती थी, मतलब 16 राज्य होते थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। जैसे आज के समय में हम राज्यों को स्टेट कहते हैं ना, उस समय में इन स्टेट्स को महाजनपद कहा जाता था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जैसे वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। इसी की तरह टोटल 16 महाजनपद थे। मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर कंट्रोल्ड बाय किंग्स। ज़्यादातर जो भी महाजनपद होते थे उनको एक मिलकर राजा कंट्रोल किया करता था, एक राजा कंट्रोल करता था, वही रूलर होता था। और बहुत सारे एरियाज ऐसे भी थे जिनको संघ और गण मिलकर कंट्रोल करते थे। अब ये संघ और गण क्या होते थे? संघ या गण एक 5 से 6 राज्यों का एक सुमेल होता था, मतलब कि एक कंबाइनेशन, मतलब 5 से 6 राज्य, 5 से 6 स्टेट्स आपस में मिल जाया करती थी। ठीक है, और उनके 4 से 5 रूलर मिलकर एक ऑलगेरिचेस नाम की एक पावरफुल, मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाते थे
जिसमें ये 4 से 5 राजे जिन्होंने अपनी लैंड को कंसोलिडेट कर दिया है, मतलब सारे राज्यों की जितनी भी लैंड है उन सबको एक साथ जोड़ दिया है और एक बड़ा राज्य बना दिया है। इस राज्य को 4 से 5 लोग मिलकर रूल करते थे, जो उनके राजा होते थे, ठीक है। और इसको संघ का नाम दिया गया कि जब 4-5 जो रूलर होते थे किंगडम्स के, वो सब मिलकर अपनी लैंड को कंसोलिडेट करके रूल करते थे, तो उसको संघ या गण कहा जाता था। महावीरा और बुद्धा भी संघ और गण से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। महावीरा और लॉर्ड बुद्धा भी संघ और गण से बिलोंग करते थे, ठीक है। मतलब ये काफ़ी रॉयल फैमिली से दोनों, ठीक है। और इनको आगे एनलाइटमेंट हो जाता है, वो भी हम चैप्टर में आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। रिसोर्सेज ऑफ संघास कैप्ट बाय देम कलेक्टिवली, मतलब संघ के अंदर जब संघ बना लिया करते थे, कोई भी किंगडम्स, कोई भी राजाएं संघ बना लिया करते थे, तो उनके जितने भी रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वेपन्स हैं, वो सब कलेक्टिवली यूज़ किए जाते थे, क्योंकि एक राज्य बन जाता था। वी हैव नॉट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट नॉट फुल, कि अब हमें ये नहीं पता कि इस लैंड का, इस सब का कंट्रोल किसी सिंगल पर्सन को दिया जाता था या कलेक्टिवली यूज़ किया जाता था, बट मेनली इनको कलेक्ट करके एक जगह पर रख दिया जाता था, ये कहा जाता है। एवरी महाजनपद हैज़ इट्स ओन कैपिटल, हर एक महाजनपद की अपनी ही एक राजधानी होती थी, अपनी ही एक कैपिटल होती थी, और हर एक राजधानी के अंदर एक एक बड़ा किला बनाया जाता था जहां से कंट्रोल किया जाता था पूरे महाजनपद को, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स ब्राह्मण स्टार्टेड राइटिंग संस्कृत टेक्स्ट नॉन एज धर्म सूत्रास। अब क्या होता है, 6th century BC के टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस समय में जो हमारे बेसिकली हिस्टोरिक चीज़ें थी वो भी हैपन होनी शुरू होती है, क्योंकि इस समय में ब्राह्मण जो थे उन्होंने कुछ धार्मिक ग्रंथों को लिखना शुरू किया संस्कृत भाषा में, जिसको धर्म सूत्र का नाम दिया गया। धर्म सूत्र बेसिकली एक टाइप की रूल बुक थी, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग रूल्स लिखे होते थे सोसाइटी से रिलेटेड। वो ब्राह्मणों ने कंपोज करनी शुरू करी। दे यूज टू राइट व्हाट आर द रूल्स फॉर द किंग। उन्होंने ये रूल्स लिखने शुरू करे कि राजाओं के लिए कौन से रूल होंगे और आम लोगों के लिए कौन से रूल होंगे। किंग्स वर इन द कैटेगरी ऑफ क्षत्रिया, और जब ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र धर्मसूत्र बनाए तो उन्होंने राजाओं को क्षत्रियास की कैटेगरी में डाला, मीन्स जिनका काम है दूसरों की रक्षा करना। द किंग यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। अब राजा की क्या जिम्मेदारी होती थी? राजा की जिम्मेदारी एक तो लोगों की प्रोटेक्शन करनी होती थी, दूसरा होता था टैक्स को कलेक्ट करना। फार्मर, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, जो भी लोअर कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन सब से टैक्स लेना। अब ये हमें हिस्ट्री में क्लियर नहीं है कि पेस्टोलिस्ट जो थे उनसे टैक्स लिया जाता था या नहीं लिया जाता था। पेस्टोलिस्ट कौन होते हैं? पेस्टोलिस्ट होते हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, मीन्स जैसे किसी ने शीप्स को पाला तो दैट इज़ पेस्टोलिज्म, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना मगध का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।